अच्छा, ये आज हेक्ला लावा से शुरू करना है और हमारे पास सिर्फ इसके अलावा 4-5 दवाएं रह जाएंगी जो नहीं की, बाकी जो सब हो गई है ना सलीम कि नहीं? विशाल साहब हैं, वो बताएं जी। तकरीबन कितनी रह जाएंगी? 4-5 ही रह जाएंगे। अच्छा, इनके अलावा हाँ 4-5 ये हैं। और फिर वो दोबारा वही पहला प्रोग्राम शुरू हो जाएगा जी बीमारी के हिसाब से। अव्वल तो जिस तरह हम उसको बना रहे हैं उसमें ये रेपर्टरी भी खुद ही बन जाएगी किताब, एक ही चीज़ में 2 चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। समझ गए ना? काफ़ी मेहनत कर रही हैं ये लड़कियां सब, एक एक सतर को नंबर दे रहे हैं और हर चीज़ का जिक्र जिस सतर में जिस सफ़े पे है वहाँ वो हाशिए पे लिखा होगा। सर की बात है तो सर, नाक कान के अलावा बीमारियों के लिहाज से भी वो भी साथ साथ होगा। जब उसका आखिर पे इंडेक्स बन जाएगा तो अमलन वो वापसी के सफर वाला हिसाब ही है। कोई शख्स भी चाहे किसी बीमारी के हिसाब से या उज़्व की बीमारी के लिहाज से तो आसानी से वापस पहुंच जाएगा वहाँ। ठीक है ना? जनरल कमेंट्स मुतफरक बाद और चीज़ों में जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे फिर इंशाल्लाह। एक तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ने वो फ़र्क बताया था, ये हर्पीज़ है, इसको शिंगल्स दूसरा नाम है, वो गलती से मैं एरिसिपेलास कह दिया था। हर्पीज़ का जो दूसरा नाम है मारूफ अमेरिका में ख़ास तौर पर वो शिंगल्स कहलाते हैं। और हर्पीज़ 2-3 किस्म की हैं, हर्पीज़ सिंप्लेक्स है, हर्पीज़ जोस्टर है और हर्पीज़ जेनिटलिस। ये सिंप्लेक्स की किस्म है। दोनों किस्में मुंह पे भी जो कोल्ड सोर होते हैं लेबियोलिस, हाँ लेबियोलिस कहते हैं ना? जी, ये दोनों सिंप्लेक्स हैं। दोनों सिंप्लेक्स हैं जी, और जो सिंप्लेक्स है ज़्यादा खतरनाक है। हाँ? जी सिंप्लेक्स तो बहुत खतरनाक है, नाम ही सिंप्लेक्स है। और जोस्टर जो है वो उसका सिंप्लेक्स का फ़र्क क्या है? वो ये जो जोस्टर है ये नर्व रूट्स को, हाँ। उसकी रूट्स में होता है, वो फिर फैलता है कि जहाँ जहाँ नर्व जाती है। ये भी तो नर्व्स के मुताबिक ही होता है। लेकिन ये लोकल जहाँ यूजली म्यूकोकुटेनियस जहाँ ये जो है नाक के ऊपर यहाँ पे होता है, नर्व की वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके साथ नहीं चलता है। अच्छा, जी वो ये हर्पीज़ जेनिटलिस है वो चलता है नर्व्स के साथ। जो ये सिंप्लेक्स की ही किस्म है, लेकिन वो उसके उस तरह नहीं होता जिस तरह वो नर्व जहाँ जहाँ जा रही हैं उनकी ब्रांचेस के साथ साथ। अच्छा जी, ये जोस्टर उसमें मैंने जो पढ़ा हुआ है जेनिटलिस के अंदर तफसीर पढ़ी है जी उसमें तो लाजमन उसकी नर्व्स की बीमारी बताते हैं ये हर्पीज़ को, ये हर्पीज़ जेनिटलिस को भी। और फ़र्क सिर्फ ये है कि वो बाकी जो है जोस्टर वो एक दफ़ा हो जाए तो खुद इम्यून सिस्टम जो है एक उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी पैदा कर देती है अपने ख़िलाफ़, और बचाव का एक दफ़ा हो तो दोबारा वहाँ नहीं होगी। लेकिन जो जेनिटलिस है जिसका इससे जिनसी ताल्लुक है वो बार बार होती है, कभी भी ठीक नहीं होती और हमेशा के लिए हमला करती है और असाबी इन्फेक्शन ही है असल में। आप जो कह रहे हैं वो इसके बिल्कुल उलट बात है। इसमें मैंने डिटेल कुछ लिखी हुई साथ इसके थोड़ी अच्छा। सी। वैसे ये उसमें सही फरमाया कि जेनिटल ज़्यादा खतरनाक इस वजह से कि जब औरत में ख़ास तौर पे हो, बच्चे की पैदाइश के वक्त अगर वो आँखों तो फिर वो अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं उसके अलावा मैं कह रहा हूँ रिपीटेडली हमला करती है सारी उम्र के लिए, कभी भी कोई मरीज इससे शफायाब नहीं हो सका। वक्ती तौर पर दवाएं काम करेंगी तो अपना कोर्स रन करेगी और फिर होगी और फिर होगी, होती चली जाएगी। इस वक्त अमेरिका में 40% के मुताबिक कहा जाता है कि उनको हर्पीज़ जेनिटलिस हो चुकी है और एक टॉर्चर है बहुत सख्त, क्योंकि यहाँ जो मैं आपसे इख्तिलाफ कर रहा हूँ वो ये था कि इस हर्पीज़ का नर्व से ताल्लुक है। ये अलग बात है कि एक नर्व के साथ ऊपर ऊपर नहीं चलती,
इर्द गिर्द फैलेगी और भी कई जगह फैलेगी, लेकिन है वही बुनियादी तौर पर नर्व्स की बीमारी जो जिल्द पर जाहिर होती है। अच्छा, जो एरिसेप्टस सिपिलस है उसकी शक्ल और इसकी शक्ल के लिहाज से क्या नुमाया फ़र्क है? एरिसिपेलस इसको दूसरा सेलुलाइटिस को कहते हैं। ये क्या कहते हैं? सेलुलाइटिस। अच्छा, सेलुलाइटिस। जी। ठीक है। और ये जैसे उसने फरमाया कि ये वायरस इन्फेक्शन है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये होता है कि स्किन जो है वो लाल होकर और उसमें फिर मुतवर्रम हो जाती है। ठीक है। आमतौर पे तो मुंह पे 80% होती है, उसमें जो फिर सारा वो एक किस्म का लाल होके हाँ, मैंने देखा वो जी, और इन्फेक्शन सेक्टिक सा हो जाता है। जी, वो बैक्टीरियम की एक उसकी वजह से। राइट। फिर जब वो सूजन कम हो तो फिर जहाँ जहाँ वो थोड़े थोड़े वो जगह जगह पे बन जाते हैं स्पॉट से अल्सर्स। जी, अल्सर बाद में अल्सर बन सकते हैं। शुरू में तो वो एक्यूल पस्ट्यूल्स। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। वो किसी दर्द के रस्ते से वो एकदम किसी जगह हो जाएगा। बात हम देखे ऐसे मरीज आते हैं जिनका चेहरा कच्चा सुर्ख और तमतमाया हुआ, और उनके जो आप नक्शा खींच रहे हैं उनमें यही होता है अक्सर। वो एरिसिपेलस कहलाता है। जी जी। अच्छा, हिकला लावा एक लावा है। लावा तो आपको पता ही है, अतविशा पहाड़ों में से जो मादा निकलता है, लेकिन हेकला एक ख़ास पहाड़ है जिसको माउंट हेकला कहते हैं। माउंट हेकला के लावे से इन्होंने कुछ हिस्सा लेके उससे दवा बनाई है। लावे का हर एक का यही होगा असर, लेकिन क्योंकि अक्सर इसी दवा से फिर काम लिया गया है, किसी और लावे का जिक्र नहीं मैंने सुना, लेकिन बाकी लावे से भी तजुर्बा करके देखना चाहिए। हर ज़मीन के अंदर जो मवाद हैं उनमें मुख्तलिफ फ़र्क हुआ करते हैं, तो हो सकता है एक लावे का और असर हो, दूसरे का और, लेकिन अमूमी असर तो मिलता जुलता ही होगा। हकला लावा का सबसे ज़्यादा ताल्लुक हड्डियों से है, और उसके अलावा ख़ास तौर पर चेहरे और जबड़ों की हड्डियों से। और बाज़ दफ़ा अगर खाया हुआ नाखून दांत हो तो उसकी वजह से जो तकलीफ़ पहुंचती है बहुत, तो आम दवाओं में काबू ना आए, वो हकला लावा से ताल्लुक़ रखती है। पर सबसे बड़ा असर इसका हड्डियों से नेक्रोसिस पैदा करती है ये, और सिर्फ चेहरे की हड्डियां नहीं, जबड़े की नहीं, बल्कि जिस्म में दूसरी हड्डियों पर भी इसका असर है। लेकिन आमतौर पर होम्योपैथिक किताबों में चेहरे और जबड़े के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर होता है, इसलिए मैंने आपको बताया है, मगर इसका असर सारे जिस्म की हड्डियों पर हो सकता है। और चेहरे की हड्डी पर जिस किस्म का ये असर डालती है, बाज़ दफ़ा लगता है कि पूरा जबड़ा सूज के मोटा और सख्त बढ़ता जा रहा है और वो काबू नहीं आता। इसके मुतालिक जो आप नक्शा पढ़ेंगे किताबों में, बिल्कुल हकला लावा का नक्शा है, लेकिन अक्सर हकला लावा फ़ायदा नहीं देता। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि इतनी खूबसूरत तस्वीर खींची होती है कि आदमी समझता है बस अब हकला लावा दिया ये ठीक हो गया, कुछ भी नहीं होता। उसकी बजाय सबसे बड़ी मौसर दवा सल्फ़र CM है। वो ऐसे केसेस में भी काम करती है जिसके मुतालिक हस्पताल खारिज कर देते हैं कि सवाल ही नहीं इसकी शवा का, कैंसर है हड्डी का जो बहुत बढ़ गया है, और उसके नतीजे में शदीद तकलीफ़, कान भी मुतासर हो जाता है वो फैलते फैलते। तो ये हमारा एक केस था, हमारे एहसान साहब जो थे ना, वाक़ ज़िंदगी थे, जिनका दिल की दौरे से वफ़ात हुई थी, मिस्त्री, हाँ, उनकी बेगम को था ये, और बहुत ही खौफनाक मंजर था। पूरा चेहरा इतना सख्त और आंखों पर भी दबाव और शदीद दर्द, इतनी कि वो उनकी चीखें निकल जाती थी रात को। हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ दाखिल नहीं, उन्होंने कहा कि सवाल नहीं कोई हमारे पास, कहो तो ऑपरेशन करते हैं, मगर ऑपरेशन का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि वो
हड्डी का कैंसर इतना बड़ा हुआ है कि इसको अब कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने उनको कहा कि आप वापस ले आएं और सल्फर CM की एक खुराक दें, और सल्फर CM की खुराक के दूसरे दिन ही उनकी तरफ से पैगाम मिला कि मुझे बहुत ही आराम महसूस हो रहा है, लगता है कि मैं दोबारा जिंदगी में वापस आ गई हूँ। लेकिन अभी गर्म कम नहीं हो रही थी। वो इसी तरह दिन ब दिन उनको आराम आता रहा। कान की तकलीफ पहले ख़त्म हुई जो सबसे आखिर पे बनी थी, फिर वो ख्याल था कि कुछ कमी आ रही है। तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर नुमायां तौर पर वो जगह घुल गई थी। फिर उनको एक खुराक सिलिशिया की दी मैंने, वो भी CM में, क्योंकि सल्फर की एक दफ़ा दोबारा दी थी तो मज़ीद फ़र्क नहीं पड़ा था। सिलिशिया एक CM में देकर फिर दोबारा जब सल्फर दी है तो बिल्कुल गायब हो गई, उसका निशान तक बाकी नहीं। और ये उनकी ज़िंदगी की बात है, 2-4 साल की 5 साल की बात है। नॉर्मल ज़िंदगी हर तरह ठीक। एक दफ़ा फिर तकलीफ़ हुई कुछ अर्सा पहले, और फिर इस दवा ने काम किया। हालांकि इनके ऊपर पहले अस्पताल भेजने से पहले मुझे इत्तला मिली थी, हेक्ला लावा देकर मैं काफ़ी वक्त ज़ाया कर चुका था। तो हेक्ला लावा जब अच्छे डॉक्टर लिखते हैं तो फ़ायदा तो देती होगी, मगर हमें इल्म नहीं कि उसकी मुअय्यन इलामतें कौन सी हैं जिनमें वो ज़रूर फ़ायदा दे। जो इलामतें इन्होंने लिखी हुई हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, लेकिन इस वार्निंग के साथ कि हड्डी के ऐसे कैंसर में जो मेरे तजुर्बे में आया है उसमें इस दवा ने फ़ायदा दिया। वो माशाल्लाह जिंदा सलामत औरत मौजूद है, कई साल हो गए हैं और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही हैं। आमतौर पर कैंसर अगर दोबारा हमला करे तो फिर हाथ से निकल जाया करता है। दोबारा फिर फ़ायदा हुआ अल्लाह के फजल से, और खुदा करे ठीक रहे हमेशा। तो आपको जो टकसाली की दवाएं हैं उनसे बाहर निकल के भी सोचना चाहिए। और हड्डियों में मर्कसॉल का आमतौर पर ख्याल आता है, मरकरी का, क्योंकि हड्डियों के साथ मरकरी लगाया हुआ है। लेकिन इस किस्म के कैंसर में मरकरी से कभी ठीक होते नहीं देखा, सल्फर से हो जाता है। तो ये जो मटेरियल मेडिक है इससे निकल कर खुद अपनी अकल से बाज़ लोगों के तजुर्बे के नतीजे में उनको इर्द गिर्द फिरा के इस्तेमाल करना चाहिए, फिर ज़्यादा इंसान कामयाबी के साथ इलाज कर सकता है। मार्क्ड एक्शन अपॉन द जॉज, ये इसकी ख़ास इलामत है। माजी साहब को दी थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, याद है? वो इलामत जो दूसरी है कि हड्डी के अंदर जो दांत की तकलीफ़ की वजह से ऑपरेशन हो, फिर वो दर्द जाए ना और सारे जबड़े पे फैल जाए, कान से लेकर नीचे तक, वो सारी इलामतें हेक्ला लावा की थीं। हेक्ला लावा ने कौड़ी का भी फ़ायदा नहीं दिया। ये दूसरी दवाएं थी जो खुदा के फजल से काम आई। तो मार्क्ड एक्शन अपॉन द जॉज ऑफ ग्रेट यूज इन एक्सॉस्टोसिस, गम एब्सेस, डिफिकल्ट टीथिंग। हड्डी एक जगह से बढ़कर जो आगे निकल जाती है उसको एक्सॉस्टोसिस कहते हैं। उसमें सल्फर के अलावा मैंने कैलकेरिया कार्ब को हेक्ला लावा से ज़्यादा कामयाब देखा है। और ट्यूमर्स जो हड्डी के हों, कोनल ट्यूमर्स, वो बाज़ दफ़ा बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं इसकी वजह से। कैलकेरिया कार्ब काम करती है, वहाँ सल्फर जहाँ काम ना करे कैलकेरिया कार्ब काम करती है। लेकिन ये भी लाजिम नहीं, कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। आंखें खोल कर देखना चाहिए इम्कानी ताल्लुकात दवाओं के क्या क्या हैं। सल्फर को हड्डी में इस्तेमाल करने की एक बड़ी वजह कैलकेरिया कार्ब से इसका ताल्लुक था, जिसकी वजह से मेरे जहन में आई थी। कैलकेरिया कार्ब ख़ास तौर पर कैल्शियम की ख़राबी की वजह से और हड्डियों पर जो असर पैदा होते हैं उनकी दवा है। तो सल्फ़र का क्रॉनिक है, इसलिए ये ख्याल है कि सल्फ़र चूँकि ज़्यादा गहरा और ज़ोरदार असर करती है और ऊंची ताकत में ये शायद ज़्यादा मुफीद साबित हो, इसलिए जल्दी तो काम किया। और टांगों में निचले हिस्से की हड्डियों में ज़्यादातर सल्फ़र की बजाय
कैलकेरिया कार्ब काम करती है, लेकिन ये भी कोई मौजूद कानून नहीं है। मैंने तो कैलकेरिया कार्ब को चेहरे की हड्डियों में काम करते नहीं देखा, यहाँ देखा है। ये हाथों में भी जो ट्यूमर्स निकले हुए थे बास, इसको कैलकेरिया कार्ब दिया, कुछ अर्से के बाद मरीज ने दिखाया कि बिल्कुल साफ पता नहीं गया कहाँ। हालांकि हार्ड बोनी ट्यूमर जिसको कहते हैं ना, जो हिलता भी नहीं, अंदर से निकलता है पत्थर की तरह, वैसा था। मगर जो ये कहते हैं हकला दावा का, वो मैं आपको अमानतन पहुंचा देता हूँ। अब ये तजुर्बा करना आपका काम है। ये मुमकिन है कि हमें पोटेंसी पर अभी अबूर ना हो। ये मुमकिन है कि इसी दवा को जिस वजह छोटी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो फ़ायदा दे, या बहुत ऊंचा जाएं। तो मैं तो 30 से ऊपर ही गया हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं नीचे कोई फ़ायदा देती है कि नहीं। डिफ़िकल्ट टीथिंग इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर टीथिंग में जो अमूमी नुस्खा है, फेरम, सिलीशिया, कैलकेरिया और काली फास और कैलकेरिया फ्लोर, ये बहुत अच्छा है, गैर मामूली फ़ायदा देता है। पेरियोस्टाइटिस, ऑस्टियोसार्कोमा, रैकेटिस, इसको क्या कहते हैं? रेचाइटिस, रैकाइटिस, रैकेटिस, रिकेट्स नहीं है, RACHITIS, और चीज़ है। और हड्डियों का कैंसर, ऑस्टियोसार्कोमा और पेरियोस्टाइटिस, ये ऊपर जो पतली वो हड्डी की होती है ना, हड्डी को कवर करने वाला हार्ड हिस्सा ऊपर का सरफेस, उसमें तकलीफ हो तो उसको पेरियोस्टाइटिस कहते हैं। हड्डी के जो बाहर एक झिल्ली सी होती है, वो कवर करने वाली है, सख्त नहीं होती है। अच्छा झिल्ली, मैं समझ गया हूँ। मैं समझा था बोन का कवर जो है उसको तो क्या, कॉर्टेक्स। हाँ कॉर्टेक्स, ठीक है। ये पेरियोस्टाइटिस सिर्फ वो जो नर्व्स की झिल्ली इर्द गिर्द होती है उसकी तकलीफ में, और ऑस्टाइटिस हड्डी की आम, रैकेटिस नहीं पता चला क्या चीज़ है, हैं? RACHITIS, हाँ इसको रिकेट्स पढ़ते हैं, इसका पता लगा। क्या लिखा हुआ है? The rickets, inflammation of the spine. रिकेट्स दो आजा, रिकेट्स लिखा है और स्पेलिंग क्या लिखे हुए हैं? RICKETS. यहाँ है जी, RACHITS। उसके आगे जरूर फिर लिखा है the rickets. इसको रिकेट्स पढ़ते नहीं ना, ये तो आप गलत कह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ इसको रिकेट्स पढ़ते हैं आप लोग? हाँ, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि रैकाइटिस जो भी चीज़ है जी, ये उसी बीमारी का नाम है जिसे रिकेट्स कहा जाता है। इसका तलफ़ुज़ नहीं है ये, अच्छा समझ गए? समझ गया। अच्छा, मैं इसमें तलफ़ुज़ लिखा है। नहीं। अच्छा, रैकाइटिस लिखकर जब डिक्शनरी में आगे रिकेट्स लिखा जाए तो मतलब है इसका तर्जुमा रिकेट्स है, अच्छा, ना कि तलफ़ुज़। वो याद कराना, अपने उसमें देख लूँगा किताब में उसमें। नेक्रोसिस ऑफ एंड साइनस आफ्टर मेस्टॉइड ऑपरेशन। तुम आपसे बताएं ये क्या, कहाँ से ऑपरेशन शुरू होगा? मेस्टॉइड तो वही जो मैंने ये, पहले हाँ। गलत बताया था। यहाँ नहीं है, ऊपर पीछे है, ऊपर बिल्कुल ठीक है, हाँ ये कान के ऊपर जो उभरी हुई हड्डी बिल्कुल सही है। मेरे जहन में वही था मेस्टॉइड, कान के पीछे जो हड्डी ऊपर गुठलियाँ बन के सख्त होती जाती हैं, हैं? मैं वही पे कैरोटिड समझ रहा था। ठीक है। कैरोटिड, ये कैरोटिड, ये ऊपर वाली हड्डी जो कान ठीक के है। पीछे जो उभरी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर। और ये मेस्टॉइड है, ये कैरोटिड ये है, ये मेस्टॉइड है ना पीछे, हाँ। कैरोटिड तो ये। अच्छा, अब आपको फिर कंफ्यूज कर दिया दोबारा। अब आपने कहा ना, पहले जो मैंने मेस्टॉइड कहा था मैं इस जगह बता रहा था, वही। अब उन्होंने नीचे उतार दिया था यहाँ, अब मैं चढ़ा ही नहीं उसके बाद ऊपर। मेस्टॉइड यही है, ये पैराटिड है, दैट्स राइट, ठीक है। साथ साथ आपकी भी जवाब हो रही है, ठीक है। अच्छी बात है। Ulceration of nasal bones, facial neuralgia from carious teeth and after extraction.
ये था माजिद साहब का केस आफ्टर एक्सट्रैक्शन, और वो कैरियस था जो उसके बाद फेशियल नोजल, ये बड़ा सख्त हुआ उनको, कुछ काम नहीं किया इसने, ना छीरी बेगम के मामले में काम किया है। उनको तो वो गालबन कौन सी दवा थी जो नर्व्स की थी, हाइपेरिकम। हाइपेरिकम, हाँ हाइपेरिकम, वो आपने देखी थी रात को, है ना। Toothache with swelling about jaws, enlargement of maxillary bones, cervical glands enlarged and indurated. Compare silicea, mercury and phosphorus. इसलिए अब जब आप कंपेयर करेंगे मुझे भी बताना क्या क्या देखा इसमें। पाइपर नाइग्रम पता है क्या होता है ये? हाँ, काली मिर्च। काली मिर्च का जो मैंने कामयाब इस्तेमाल देखा है ज़्यादा, वो तो छींकों में जहाँ दूसरी आम मारूफ दवाएं काम नहीं करती, पाइपर नाइग्रम बहुत अच्छी दवा है छींकों के लिए, और ख़ास तौर पर जिनको काली मिर्च से सेंसिटिविटी हो, मसलन अगर वो छिड़कें भी किसी चीज़ पर काली मिर्च तो छींकों का दौरा पड़ जाता है, तो उनके लिए ये बेहतरीन है। मगर उसके अलावा भी मैंने देखा है आम तौर पर नज़र की छींकें अगर किसी की बंद ना हो तो ये नाइजर अच्छी चीज़ है। इसका जो ज़हनी असर है वो ये है कि उदासी होती है, और दूसरे कंसंट्रेट नहीं कर सकता आदमी ज़्यादा, और थोड़ी सी आवाज़ पर यूं झटका लग जाएगा, डर जाएगा। आंखों में भी इन्फ्लेमेशन और बर्निंग। अगर सिर्फ आंख के डेलों में दर्द हो, जैसे डेले फट रहे हों, और साथ छींकों का रुझान भी हो, तो फिर ये दवा इस्तेमाल करनी चाहिए, अच्छी मौसर दवा है। स्नीजिंग तो उसका खासा है, नोज ब्लीड भी हो जाती है उससे, और टॉन्सिल्स में बर्निंग, इसमें जहाँ जहाँ भी है हल्की सी बर्निंग ज़रूर होती है। आँख का दर्द जो मैं बता रहा हूँ डेले का, उसमें भी बर्निंग होती है। प्यास बहुत ज़्यादा, और लगता है मैदा भरा पड़ा है, अफारा जिसको कहते हैं, पेट हवा से भर जाता है, और कॉलिक भी होता है, इसमें क्रैम्प्स भी पड़ते हैं। चेस्ट में डिस्निया या डिज्निया, क्या पढ़ते हैं डॉक्टर साहब आप? डिस्निया ही है ना? डिस्निया, पल्पिटेशन, दिल का धड़कना, कार्डिक पेन, दिल के मकाम पर दर्द का एहसास, इंटरमिटेंट पल्स, और नब्ज़ जो कोई कोई बीच में से गायब हो जाए। ये तो दिल की अच्छी बड़ी दवा बन जाती है, इंटरमिटेंट पल्स भी हो अगर, हैं? तो कभी इस्तेमाल किए नहीं इस पहलू से। बाज़ दफ़ा बच्चा हो, दूध पिलाने वाली औरतों को ये मुश्किल पड़ जाती है कि दूध बहुत ही ज़्यादा आता है, जितना बच्चे की ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा, तो उनको फिर नर्सों के ज़रिए वैसे ही खाली करना पड़ता है। उनके लिए बहुत मुफीद दवा है, ये दूध के ज़्यादा फ्लो को कम कर देगी। ब्लैडर और यूरिथ्रा में भी बर्निंग भी है और भरे हुए का एहसास, ब्लैडर फूला हुआ और भरा हुआ महसूस होता है। अब एक दवा है बहुत ही अहम, बहुत वसी असर, गहरा और वसी असर, दोनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, वो है थायराइडिनम। थायराइड ग्लैंड जो जिससे
इसकी खराबी से गिलट बनता है यहाँ दोनों तरफ, एक तरफ। ये इन्होंने शीप के ग्लैंड से निकाली है दवा। जो भेड़ों का थायराइड है उसको खुश करके उससे फिर ये दवा बनाई है। इसकी जो अमूमी इलामतें हैं वो हैं एनीमिया, इमेसिएशन, मस्कुलर वीकनेस। जिस्म भूलता है और असाब में कमज़ोरी। अब ये जो थायराइड का असर ओवर एक्टिवेशन से जो होता है उसमें आमतौर पर जिस्म कमज़ोर नहीं होता बल्कि पतला होने के बावजूद ताकत ज़्यादा होती है। और हर वक्त ऐसा लड़का या लड़की अपनी एनर्जी को बखेरता रहता है दौड़ फिर के। अगर नहीं करेगा तो फिर उसके दिमाग पे असर पड़ेगा। तो वो आयोडम से ठीक होने वाला केस है। आयोडम भी थायराइड की दवा है, लेकिन थायराइड के मुख्तलिफ असरात हैं। अगर ये ज़्यादा तेज़ हो जाए तो फिर वो इलामतें पैदा होती हैं जो मैं बता रहा हूँ, उसका इलाज आयोडम है। लेकिन अगर कुछ और ख़राबी हो या सुस्ती की तरफ मायल हो थायराइड का असर, फिर ये इलामतें पैदा होती हैं जो मैं बता रहा हूँ कि एनीमिया भी है, मस्कुलर कमज़ोरी भी है और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। आँखों के डेले बाहर निकलने लगते हैं। आँखों के डेलों पर बहुत असर पड़ता है इसका, जैसे उबल के बाहर आ रहे हों। और प्यूपिल्स, पुतलियाँ जो हैं वो थोड़ी सी फैल जाती हैं। इसमें बाज़ दफ़ा मिक्सोडीमा भी होता है। मिक्सोडीमा जो है डॉक्टर साहब, ये जी हाइपो कमी थायराइड की कमी, मिक्सोडीमा नहीं, लेकिन इसके असर में फूलती नहीं, जगह गर्म मुतवरल नहीं होती। एनीमिया इसीलिए कहते हैं फूलती। हाँ, जी जी, तो मिक्सोडीमा थायराइड की वजह से जो खराबी हो, थायराइड की कमी की वजह से। हाँ थायराइड की वही बात नहीं है। मैं कह रहा था कि ये हाइपर एक्टिव हो तब ये खराबी बनती है, हाइपर एक्टिव होने से नहीं। ये जो फरमाया आपने कि जो आंखें निकलती हैं और ये हाइपर हो जाता है इसमें। हाँ, मगर इसमें उन्होंने दिया हुआ ये मैं ये उसके अलावा एक और भी फरमाया था। हाँ, आंखों के अलावा एक और मैं बताता हूँ। प्यूपिल्स डायलेट कर जाते हैं और मस्कुलर कमज़ोरी और वेस्ट हो रहा है जिस्म, लेकिन उसके बावजूद सुस्ती, यानी हरकत में तेज़ी नहीं बल्कि कमज़ोरी और ना हरकत करने का रुझान, तो ये दोनों में हो जाता है। दोनों की मिक्स हुई इलामतें लगती हैं यहाँ पे। ठीक है, मगर फिर हमें इससे बहस नहीं, ये देखना चाहिए कि ये होता है इसकी वजह से, खा कमी हो या ज़्यादती हो। क्रेटिनिज्म, ये तो गुर्दे की खराबी है, उसकी वजह से नहीं पैदा होती। हार्मोनल जो पिट्यूटरी उससे क्या होता है? छोटा, यानी जो कद है वो भी छोटा होता है। अच्छा, वो कौन सी दवा है जो कीटोन निकलती है जिसमें गुर्दे से? क्रिएटिनिन। वो क्रिएटिनिन है। क्रिएटिनिन, मैं उसकी आवाज़ मिलती थी ना, उससे मुझे गलती लगी। उसकी स्पेलिंग क्या है? CREATININ। ठीक जी, थोड़ी देर रुक जाएं। अच्छा जी, ठीक है, अब बताएं खुल के। क्रिएटिनिन। हाँ, थोड़ी देर तक ट्रांसलेशन हो गया? हो गया। हाँ, कहाँ से कथा हुआ था ये मजमून? अच्छा, हम जो बात कर रहे थे बीच में वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए हमारा जो सिस्टम है उसकी खराबी की वजह से बीच में कता करना पड़ा। बात हो रही थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, नहीं, दरअसल आपसे जो गुफ्तगू चल रही थी कि थायराइडिनम की जो इलामतें हम बता रहे हैं, ये ज़्यादा तेज़ होने की इलामतें हैं उसके या हल्के होने की इलामतें? कुछ इलामतें इसमें ऐसी हैं जो यकीनन हल्का होने की वजह से पैदा होती हैं। अगर थायराइड ज़्यादा सिक्रीशन करेगा तो
भूख बढ़ती है, गर्मी पैदा होती है जिस्म में, और वो जो आयोडीन की अलामतें वो पैदा होती हैं। अगर ये हल्का होगा तो अमूमन सुस्ती, मोटापे का रुझान और जो अलामतें अभी आपको बताई थी कमज़ोरी की, वो पैदा होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ अलामतें ऐसी बीच में दाखिल हुई हैं जिनका ताल्लुक पिट्यूटरी ग्लैंड से है, और वो ज़्यादा एक्टिव होगा तो क्रेटिनिज्म पैदा होता है, और ज़्यादा एक्टिव होने का मतलब ये है कि ये हल्का हो गया है थायराइड, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ होता है, यहाँ मर्क इसके अंदर या ऊपर, अच्छा सिर के एन ऊपर, उसके नीचे सिर के यहाँ तो माथे पे नहीं है। हम लोग उसका ऑपरेशन तो इधर से करते हैं, यहाँ से हैं? अच्छा, सिर के ऊपर से खोलते हैं, सिर के ऊपर एंड नीचे बीच में होता है जी, यूनान में। वो दो दिमाग के जो हिस्से हैं उनमें से किसके साथ है? सेंटर में। अच्छा, उन दोनों को जोड़ता ही है, ब्रिज बनाता है। बोलाते हैं, लेकिन जी ये ब्रिज कह लें जी, दरमियान में सल्कस। अच्छा, और इसके ताल्लुकात बाकी सब ग्लैंड से हैं, गुर्दे से भी है, हर चीज़ से है। वैसे गुर्दे से जो नहीं, ब्लड प्रेशर, जो कुला है गुर्दा जो है ब्लड उससे प्रेशर में बहुत जी काम करता है। गुर्दे की रफ्तार को कम करना, पेशाब की रफ्तार को बढ़ाना, कम कर देना, जी ज़रूर, इन सब चीज़ों से ताल्लुक है। वो जी ठीक है। वो जो इसके हार्मोन्स हैं बिल्कुल, उनको ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड की हार्मोन्स तो हर जगह असरअंदाज हो रही होती हैं, एंडोक्राइन्स। और ब्लड प्रेशर कभी बढ़ाती, कभी कम करती, गुर्दे की रफ्तार तेज कर दी या हल्की कर दी। तो ये बहुत ही मरकजी अहमियत का ग्लैंड है। इसके साथ फिर दूसरे ग्लैंड्स के भी ताल्लुकात हैं। जी ज़रूर। हम ये जो बात कर रहे हैं इसका थायराइड और इसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि इनमें इनवर्स प्रोपोर्शन का ताल्लुक है। इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं सीसा जिसका होती है ना, ऊंचा नीचा, एक ऊंचा जाएगा तो दूसरा नीचे हो जाएगा, एक ये ऊंचा होगा तो दूसरा पहला वाला नीचा हो जाएगा। इसलिए अगर थायराइड की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो पिट्यूटरी की कम हो जाएगी। तो ठीक है डॉक्टर साहब, कायम है इस बात पे आप? जी जी, मैं अर्ज़ करूँ कि एक कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, जी, वो अगर ये थायराइड की जो कमी हो जाए तो वो उसकी ज़्यादती हो जाएगी जो पिट्यूटरी से प्रोड्यूस करता है। वही एक हम क्लिनिकली देखते हैं कि अगर इसकी कमी है तो TSH बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उसकी बाकी बातों में भी यही हिसाब चलता है जी, ये थायराइड अगर कम होगा अपने अखराजात के लिहाज जी से, जी थायरॉक्सिन, तो उसके अखराजात ज़्यादा हो जाएंगे जी जी, पिट्यूटरी के, जो से TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो ज़्यादा हो जाएगा। और क्रेटिनिज्म से मुराद ये है, ये भी थायराइड की खराबी से पैदा होता है कि इंसान बौना सा रह जाए और वो बढ़ जाए, हड्डियाँ वगैरह जिसमें बढ़ना बंद हो जाए। क्यों? जी जरूर, ये उसी में एक किस्म ग्रोथ की जनरल ग्लोबल एक किस्म की उसकी कमी हो जाती है। ओवरऑल सब जगह ग्रोथ में कमी आ जाए। अब इसका मतलब है यहाँ ज़्यादा हड्डियों का नोट कर लेना चाहिए किसी को देने के लिए, ठीक है। ये भी ट्राई करो थायराइडिनम। लेकिन थायराइडिनम की दूसरी इलामतें जो हैं वो भी इसके साथ मौजूद होनी चाहिए ना। जी। मसलन दोबारा मैं सुनाता हूँ, अनीमिया, इमेसिएशन, जिस्म भूल रहा हो, मस्कुलर वीकनेस, अगर ये ना हो तो फिर ये इसकी थायराइड का केस ही नहीं है। और भी तो वजूहात हैं जिस्म का बढ़ना बंद हो जाने की। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए, नब्ज़ तेज हो जाए, और एक्सॉफ्थैल्मस एंड डायलेटेशन दोनों को बाहर निकलना, और मिक्सोडीमा एंड क्रेटिनिज्म। अगर थायराइड की खराबी की वजह से जिस्म में वर्में पैदा होनी शुरू हो जाएं, उसको मिक्सोडीमा कहते हैं। और क्रेटिनिज्म थायराइड की खराबी की वजह से अगर वो पिट्यूटरी ग्लैंड ओवर एक्टिव होगा फिर जी या कम एक्टिव होगा, कम एक्टिव हो जाएगा। तब क्रेटिनिज्म होगा। जी, जी। ठीक है।
अच्छा, इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, इन्फेंटाइल वेस्टिंग भी है कि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनका जिस्म घुलने लग जाए। बच्चों के जो आज़ा हैं बाज़ वो नीचे उतरते हैं ज़रा सी उम्र के बाद, हालांकि माँ के पेट में ही उनको नीचे उतर जाना चाहिए। अगर वो रह जाएं ऊपर तो उसमें और भी बहुत सी दवाएं हैं जो मैंने तजवीज़ की थी, मगर एक केस में मुझे इतला मिली है कि वो काम नहीं किया उनमें से किसी दवा ने भी। एक थायराइडिनम भी है जिसका मुताबिक आता है कि उसको नीचे उतारने में मुफीद है। सोराइसिस भी इसमें पाया जाता है। टैकीकार्डिया मैं बता चुका हूँ, नर्व्स तेज हो जाए। बच्चों की ग्रोथ रुक जाए, वो क्रेटिनिज्म के अंदर पहले ही आ चुका है। अच्छा, एक चीज़ है जिसमें बहुत मुफीद है, वो बीमारी, अगर मोटापे की बीमारी हो, बेहद मोटापा हो बच्चों में, जो अपनी ज़ात में एक बीमारी होती है वो उसकी समझ नहीं आती, कोई वजह नज़र नहीं आती, उसमें ये बहुत मुफीद दवा है। और छातियों के ट्यूमर, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, रहम के अंदर गुठलियाँ बन जाएं। एक और चीज़ है जो आमतौर पर माओं को तंग करती है, वो है बच्चे रात को पेशाब कर देते हैं। इसका उस पर कहते हैं अच्छा असर है थायराइड का, अगर बाकी इलामतें मिलती हों। दूध सूख जाए, अगर दूध ज़्यादा हो तो क्या बताया था आपको मैंने? हाँ, पाइपर नाइग्राम, और ये उसका उलट है। वो अगर ज़्यादा हो तो पाइपर नाइग्राम, अगर कम हो तो थायराइडिज्म। इरिटेबल बहुत हो जाता है। वॉमिटिंग और प्रेगनेंसी में बहुत मुफीद है, और वॉमिटिंग और प्रेगनेंसी में हमारी अच्छा रिकॉर्ड है उसका। हैं? जर्मनी से एक मराकश की औरत थी, किसी अपने हाँ। किसी एमडी से भी आई थी, अस्पताल में दाखिल करना पड़ा, इतनी उसको वॉमिटिंग थी। तो पिपली की उसको जरूर उसने 4 या 5 खाके दी, तो अस्ती कि वो वापस आ गई अस्पताल से और ठीक ठाक हो गई। ये तो बहुत ही काम दे गई है। शेख रहमतुल्लाह साहब को भला हो, उन्होंने इतना मुश्किल नुस्खा बताया कि उसके रद्दिया में उन्होंने कहा इसकी होम्योपैथी की बना देते हैं। जो होम्योपैथी बनाई तो बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही मुफीद, और हर जगह पीपल के पत्ते ढूंढने की जरूरत ही कोई नहीं रही है। इस पर मैंने कहा था और भी तजुर्बे करने चाहिए। मेरा ख्याल है कि हो सकता है ये जिनके बच्चा ना होता उसमें भी मुफीद हो, तजुर्बा करना चाहिए। इरिटेबल बहुत होता है मरीज, थोड़ी सी मुखालफत पे भी बहुत गुस्सा आता है, मामूली सी बात पे एकदम भड़क उठेगा। इसमें एक सर दर्द है जो अमूमन जो मरीज बताते हैं बड़ी ज़िद्दी सी होती है। माथे का दर्द जो डेलों में भी हो, उसमें ये दवा कहते हैं बहुत मुफीद है। डेलों के दर्द में नाइगर का भी बताया था आपको, पाइपर नाइग्रेन जो है वो भी माथे की दर्द, और ख़ास तौर पर डेले में अगर दर्द बैठे उसमें मगर जलन होती है। इसमें जलन का कोई जिक्र नहीं, मगर ऐसा दर्द जो मुस्तकिल माथे पर बैठा मालूम होता है, और एक या दोनों आँखों के डेलों पर भी असरअंदाज होता है। डेलों को क्या कहते हैं उर्दू में? हमें तो बचपन से डेला पढ़ के असल याद नहीं रहा। क्यों जी? डेले का किसी को पता है? क्या डेले में निकालो ये करो। उर्दू क्या है डेले की? है? अच्छा, किताबों में डेले लिखा है, डांस की किताबों में अच्छा, डेले लिखा होता है। तो उर्दू बनाती हो? चेक कर लेना लफ्ज़ डेला है कि नहीं।
इसकी एक इलामत नाजा से मिलती है। वो क्या है? दिल का ज्यादा धड़कना। नाजा में तो आस्था भी हो जाता है ना, इसमें तेज धड़कना और एक बेचैनी सी दिल के ऊपर, घबराहट जैसे किसी ने उसको दबाया हुआ में, वो बहुत ज्यादा नहीं। कैक्टस में जो शिकंजा है वो सबसे ज्यादा है। दिल पर जो शिकंजे का एहसास है, बाद वो नीचे महसूस होता है, बिल्कुल मुट्ठी में जकड़ा जाता है कुछ। लेकिन इसमें अमूमन तंगी का एहसास है, बहुत ज्यादा सख्ती नहीं है उसमें। अर्जेंटन नाइट्रिकम की भी इसमें एक इलामत है। वो क्या है? हैं? बोलिए क्या? भूख बढ़ती है। इसमें नहीं लगती भूख, वो आयोडन में लगती है। मीठा खाना। हाँ बिल्कुल ठीक है। मीठे की बहुत ख्वाहिश थायराइडिज्म की इलामत है। आयोडन में भूख नहीं लगती, मगर ना भूख बहुत ज्यादा खत्म नहीं होती, लेकिन जिस्म को नहीं लगते, कुछ नहीं लगता। इसमें मीठे की बहुत ख्वाहिश और जिस्म मोटा मोटा होता है, और उसके अलावा पेट में उसी तरह हवाएं जिस तरह आपने अर्जेंटन में पड़ी हैं। बहुत कसरत से पेशाब आना, इसको पॉलीयूरिया कहते हैं, और उसमें वायलेट्स की बू होती है। वायलेट्स की बू कैसी होती है डॉक्टर साहब? पता नहीं। हैं? अब तो बता नहीं सकते, हम क्या करें। स्मेल्स ऑफ वायलेट्स। जहाँ कोई अजनबी से बू आए तो वो कह दिया करें कि वायलेट्स की है, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज, रूमेटिव भी लफ्ज़ है कोई? रूमेटिव विशाल साहब की यादों में से ये भी है। रूमेटिक होगा शायद। रूमेटिक, वो रूमेटिव लिखा हुआ है ना, इसलिए पढ़ने जा रहा था। रूमेटिव आर्थराइटिस, रूमेटिक होगा। रूमेटॉइड। विद टेंडेंसी टू ओबेसिटी, यानी मोटापा होने के रुझान के साथ। स्किन में, इसकी जिल्द में सोराइसिस का भी रुझान है। अगर सोराइसिस और मोटापे का रुझान इकट्ठे हों तो उसमें ये इम्कान है कि ये कामयाब हो। मुझे कभी तजुर्बा इसका नहीं हुआ। जॉन्डिस विद प्रूटाइटिस, प्रूराइटिस होगा जी। प्रूटाइटिस लिखा हुआ है। आस्ते आस्ते थक रहे थे आप जिसको लिखते। प्रूटाइटिस बन गया, प्रूराइटिस होगा, खारिश। जॉन्डिस के साथ आमतौर पर खारिश बढ़ती है, बाज़ दफ़ा तो बेचैन करने वाली शदीद खारिश होती है, जिसमें खुजली से बिल्कुल मज़ा नहीं आता, आराम नहीं आता। वो बदतमीज़ सी खारिश है। वो अगर सफरा बढ़ जाए खून के अंदर तो उससे ही पैदा होती है। वो जॉन्डिस के साथ ताल्लुक़ रखती है। उसको प्रूराइटिस कहते हैं। इचिंग विदाउट इरप्शन वर्स नाइट। अगर रात को खारिश ज़्यादा हो और इरप्शन कोई ना हो। अभी एक मरीज आया था कल परसों, उसने भी बताया था, उसको हमने और दवा दी थी, ये नोट कर लेना, दोबारा रिपोर्ट आई तो ये भी ट्राई करके देखेंगे। एक और दवा है अब विदिया। विदिया जितनी अहम दवा है उतना इसका जिक्र नहीं मिलता उस इस्तेमाल में, और मटीरियल मेडिकल में जितना इसको इस्तेमाल करना चाहिए, जितना इसका वसी असर है, उतना नहीं मिलता, मगर है बहुत ही अहम दवा। इसका असल जो बूटी है जिससे बनती है उसको पॉइजन वीट कहते हैं, यानी ऐसी बूटियाँ, जड़ी बूटी जो जहरीली हों। ये मैं याद नहीं कि क्या शक्ल होती है। इसमें मेरे जो इंसाइक्लोपीडिया है ना तस्वीरों वाला, उसमें से मुझे बताना निकाल के। आमतौर पर विदिया को गले की ऐसी खराबी में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ खुश्की हो
और दर्द हो, गले के पीछे टॉन्सिल्स में बहुत ज़्यादा खुश्की और बहुत दर्द, और सिंगर्स के जो गाने वाले हैं उनके गलों में ये आमतौर पर मुफीद असर दिखाती है। हे फीवर यानी वो छींकों वाले बुखार की अलामतें भी इसमें पाई जाती हैं, और नाक के पीछे जो ऊपर का अंदर हिस्सा है उसमें खारिश बहुत ज़्यादा, छींकें उसी की वजह से आती हैं। मुंह लगता है जैसे जला जला सा है, जुबान और कल्ले वगैरह के अंदर की जिल्द, उसमें दर्द का एहसास जैसे हल्का सा जल गया हो, उस किस्म की चीज़ है, या छील दिया गया हो उसको, तो छीला छिला सा हो ना, मुंह अंदर से जुबान पूरा मजा ना दे, खाने के बाद भी लगे हल्की सी दर्द है, कल्लों पे भी इसी किस्म का एहसास हो, उसकी भी वीडिया ही दवा है। कांस्टेंट क्लियरिंग एंड हेमिंग, हर वक्त करके उसको साफ करना, बलगम को जो चिमटा हुआ है, जो कॉकस कैक्टाई में भी नुमाया अलामत है, इसमें भी पाई जाती है ये अलामत। और लगता है ऊला जो क्या कहते हैं उसको, हैं? कुत्ता, कौवा, ठीक है, वो कौवा जो है अंदर का वो फूला हुआ लंबा लंबा लगता है। पेट में खास तौर पर दाईं रिब के नीचे अंदर की तरफ एक गैर मुबहम सी दर्द होती है या दर्द होता है, जो बहुत नुमाया काली की शक्ल तो नहीं इख्तियार करता, मगर जैसे मुंह का अंदर का एहसास है ना, छिला हुआ और जला हुआ सा। जला हुआ इसलिए मैंने कहा था कि जलने के बाद भी अगर ज़्यादा चीज़ आप गर्म प्याली चाय की ज़्यादा भी एकदम मुंह में डाल लें तो उसके बाद जो दुखन रह जाती है वो है स्कैल्डिंग का एहसास, या किसी ने जोर से स्क्रैप कर दिया हो तो उसकी जिल्द जख्मी होकर एहसास हो गई है। ये तकलीफ जो है वो अंतड़ियों में वैसी ही लगती है, लेकिन सारी अंतड़ियों के बजाय दाईं पसली के नीचे, जो नीचे तक रान तक चलता है ना हिस्सा, उसमें इसकी ये दुख नुमाया है। हैकिंग कॉफ भी है इसमें। हैकिंग कॉफ का क्या बताया था डॉक्टर साहब ने किसी दफा में, लफ्ज हैकिंग का क्या तर्जुमा किया था? दौरा पड़ता है इसमें खांसी का, और वो आवाज ऐसी है जैसे खोखली चीज बजती हो। हाँ? फटा हुआ ढोल जैसा। क्या फटा हुआ ढोल? वो नहीं मैंने कभी सुना। एक और मसला हो गया, फटा हुआ ढोल कैसा होता है बताएं? खोखली आवाज छाती से निकलती है, और इसमें बलगम आमतौर पर नहीं होता, लेकिन हैकिंग काफ का जो दौरा है उसके बाद फिर मामूली से स्क्रैप करता है बलगम। ये इस हैकिंग नाम के ऊपर जो मरीज मैंने देखे वो यही अलामतों वाले देखे हैं अक्सर। एपिग्लॉटिस में भी टिकलिंग अंदर यहाँ होती है, उसकी वजह से भी खांसी हो जाती है। कमर का दर्द जो नीचे रीढ़ की हड्डी के आखिर तक पहुंचे, दाएं हाथ का दर्द स्टिफनेस जो कलाई तक पहुंचे। अब ये वो बातें हैं जो दाईं तरफ की हैं, ये भी बस नीचे से ऊपर तक दाईं तरफ इसका असर ज्यादा होता है जहां तक दर्दों का ताल्लुक है। जहां तक गले की खराबी का ताल्लुक है वो दाएं और बाएं का फर्क नहीं है। बसाव का बाईं तरफ बैठ जाएगा ये दर्द, कभी दाईं तरफ बैठ जाएगा, कभी दोनों में, कभी सारी बकल कैविटी के अंदर पीछे की तरफ ये एहसास होता है कि बहुत सख्त तकलीफ है, खुश्की जरूर होती है। मगर
अब एक दवा है थूजा ऑक्सीडेंटलिस, ये भी आपको नहीं पढ़ाई अभी तक डॉक्टर साहब? थूजा वाकई नहीं पढ़ाई? क्यों आप बताएं डॉक्टर साहब? थूजा पढ़ाई नहीं है? नहीं, किसी के नोट्स में नहीं है। तो इतनी मारूफ दवा है, इतना अक्सर जिक्र मिलता है। थूजा का नाम आते ही पहले तो मोकों का ख्याल आता है, क्योंकि मोकों में ये खास शोहरत इख्तियार कर चुकी है दवा। और थूजा का एक और ताल्लुक है ऐसी बीमारी से जिसका हमारे यहाँ अक्सर जिक्र नहीं मिलता, यानी वो जो सुजाकी बीमारियाँ, मगर जिन ममालिक में हैं वहाँ कसरत से फैलती हैं। हमारे यहाँ शाज़ के तौर पर ऐसे मरीज़ मिलते हैं जिनमें बसा औक़ात वो बीमारी ख़ुद मरीज़ को नहीं होती, उसके खून में कहीं से आई है और फिर किसी वजह से सेपरेशन की वजह से उसने सिर बाहर निकाला है। उसमें दो दवाएं जो चोटी की मशहूर हैं, एक मेडोराइनम और एक थूजा। दोनों का ताल्लुक दमे से भी है, क्योंकि इसको साइकोसिस कहते हैं और इन दवाओं में छाती पर हमला, दमे का हमला और या मुस्तकिल दमे जैसा मरीज़ हो, उसमें ये बहुत मुफीद दवाएं समझी जाती हैं। इसमें चेहरे में जो ख़ास पहचान कहते हैं थूजा की है, वो ये है कि जिल्द चिकनी और तनी हुई सी और मेंढक की तरह की जल्दी माइल। और चिकनाहट इसमें ऐसी लगती है जैसे किसी ने ग्रीस मल दी हो उसके ऊपर। अब ये एक इलामत है जो मुझे तो कभी मौका नहीं मिला ऐसे मरीज़ को देखने का, मगर कहते हैं कि थूजा का जो ख़ास मरीज़ है उसके बदन से पसीने की बू ऐसे जैसे शहद की बू हो, और चूँकि मरीज़ से आती है इसलिए अच्छी नहीं लगती, शहद की बोतल से तो और बात है ना। तकलीफ देने वाली चीज़ है वो। हाँ, कई दफ़ा गार्लिक की भी बू बन जाती है, लहसुन की, वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। और ये जो असरात हैं जिसमें कहीं भी रानों पर, ऊपर, बगलों में, हर जगह ज़ाहिर हो जाते हैं। थूजा के जो मौके हैं उनकी तस्वीर आमतौर पर फिग वाट्स कहकर बताई जाती है। फिग वाट ऐसा मौका है जिसका जो पेडेस्टल है, जिसके साथ वो छोटी सा धागा डेंटल जिसके साथ वो अंदर चिमटा हुआ है, वो होगा एक बारीक सा, उसके ऊपर फिर मोटा सा मौका होगा जैसे अंजीर हो, और वो कटा फटा नहीं होता, भरा हुआ मौका। बाएं हैं धागों की तरह लंबे मौके, वो और चीज़ है। उनने कहा कई दफ़ा थूजा दी जाए काम नहीं करती, उन्होंने देखा कॉस्टिकम निस्बतन बेहतर काम करती है, मगर और भी दवाएं हैं उसकी, वो तलाश करनी पड़ेंगी। थूजा के मुताबिक जो नक्शा है वो है यही जो मैं बता रहा हूँ। इसमें जितनी तारीफ़ें थूजा की मौक़ों में की गई थी, मुझे तो इस दवा से मायूसी हुई है, इतना फ़ायदा नहीं हुआ कभी। अगर फ़ायदा हुआ है तो हमेशा कुछ और दवा साथ मिलाकर इसके बाद देने से हुआ है। हाँ, बाज़ दफ़ा मरीज़ बताता भी नहीं, और दूसरी इलामतों में जब थूजा दी जाए तो अंदर बाज़ दफ़ा मौके होते हैं, बाद में मरीज़ बताता है कि ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मौक़ों से इसकी पहचान नहीं करनी चाहिए। थूजा की इलामतों से थूजा दी जाए, अगर मौके होंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो मौके थे बाज़ ऐसे थे जो मसलन एक मरीज़ ने बताया कि 8-10 साल या इससे भी ज़्यादा के मौके थे, कभी भी ठीक नहीं होते थे।
और अगर उनको काटते थे तो फिर दोबारा उगाते थे। तो थूजा दी किसी और गरज से और मौके बिल्कुल साफ हो गए। तो इसलिए मौकों की तरफ तवज्जो करके जब आप इलाज करें तो बहुत कम फ़ायदा मिलता है। आमतौर पर मरीज़ की अमूमियत देखी जाए तो उसमें मौके भी झड़ जाते हैं। अब इसने केंट ने एक निशानी ये लिखी है कि थूजा उस वक्त काम करता है जब वैक्सीनेस मौजूद हो। अगर जिल्द के ऊपर जैसे मोम मल दी गई हो, वैसी चिकनाहट हो, तो थूजा उस वक्त काम करता है। अगर वो नहीं हो तो मौकों में भी केंट के मुताबिक यकीनी काम नहीं है इसका, उस सूरत में जरूर काम करता है। क्योंकि ये पहले मैंने इस पहलू से कभी थूजा नहीं दिया, आप लोग अब याद रखें इस बात को कि मौके हों और वैक्सीनेस हो तो फिर कोशिश करें और मुझे बताएं फिर। और ये वैक्सीनेस एक और दवा में भी पाई जाती है, वो क्या है? चेहरे की जिल्द पर वो जैसे मल दी गई हो चर्बी, ये जो वाट वाली चीज़ है ये और किस दवा में पाई जाती है? एक ऐसी दवा में पाई जिसका आपको ख्याल भी नहीं आना है? नहीं, आर्सेनिक। आर्सेनिक से आमतौर पर दिमाग में ख्याल आता है कि खुश्क की दवा है और जिल्द खुश्क और बिल्कुल पानी वगैरह से खाली होगी। लेकिन आर्सेनिक का जो टिपिकल केस है उसमें ये वैक्सीनिक्स होती है। उसकी वैक्सीनेस जो है वो आर्जी है, बाद बीमारियों के दौरान होती है फिर गायब हो जाती है। थूजा की मुस्तकिल है। इसलिए थूजा दरअसल मरीज की चिकनी हालत का नाम है। बस जो भी चिकना घड़ा आपको दिखाई दे उसको थूजा दे दें आप बेधड़क होके, ठीक है? आर्सेनिक की तरह आर्सेनिक में भी अस्थमा मिलता है, लेकिन आर्सेनिक दमे को ठीक नहीं करता, वक्ती रिलीफ देता है। आर्सेनिक से ये इसकी अलामतें बाद मिल रही हैं। ये चिकनी जिल्द की शक्ल हो और दमा हो तो आर्सेनिक वक्ती फ़ायदा देगा, थूजा मुस्तकिल फ़ायदा देगा। और आर्सेनिक वहाँ वैसे काम करेगा जैसे एकोनाइट आर्जी काम कर देता है, मगर वो शिफायाब नहीं हो सकता। बस आर्सेनिक का आप याद रखना, ये दमे में दमी अमराज में महज वक्ती दवा है, मुस्तकिल नहीं। लेकिन अगर सोरा हो या सिफिलिस हो तो फिर आर्सेनिक ज़्यादा काम करता है। इसलिए ये सोरा और सिफिलिस की बहस ये इस तरह नहीं चलती कि मरीज को ये है कि नहीं, उसकी अलामतें ज़हन नशीन होनी चाहिए। मसलन जल्दी अमराज हों और फिर दमा हो तो वो सोरा को ज़ाहिर करता है, उसमें आर्सेनिक वाक़ियतन मुस्तकिल फ़ायदा देने वाली दवा बन जाती है। अगर अंदरूनी अलामतें जिनका पेशाब की जलन वगैरह और इस किस्म की बीमारियों से ताल्लुक़ हो, उनके बाद दमा हो तो उस सूरत में आर्सेनिक आर्जी फ़ायदा देगी, थूजा मुस्तकिल देगी, ठीक है? अगर किसी पुरानी बीमारी से जिसका वो गोनोरिया से ताल्लुक़ हो, यानी साइकोटिक मरीज़ हो, उसकी कोई दबी हुई बीमारी है जो ये चीज़ें पैदा कर रही है,
उसमें थूजा के अलावा नेट्रम सल्फ एक दवा है जो उन इलामतों को खोल कर बाहर लाती है। इसलिए छाती की तकलीफ़ों में, खुसूसन दम की तकलीफ़ों में नेट्रम सल्फ को एक चोटी का मकाम हासिल है, उसको भूलना नहीं चाहिए। और वो असल बीमारियों को भी उभार कर निशानदेही कर देती है कि कौन सी जगह है जहाँ तवज्जो होनी चाहिए। इसमें जो वॉट्स यानी मोकों का नक्शा खींचा है, एक तो वही है जो पिलपिले और उभरे हुए जैसा कि वो छोटी सी वो इंजीर लग जाए ऊपर, लेकिन इसमें इसके अलावा सेंसिटिव बहुत होते हैं। ज़रा से भी हाथ लगे तो शदीद झिल्लाहट पैदा होती है और दर्द भी ज़रूरी नहीं, सिर्फ जो ज़ूद हिस्सी से तकलीफ़ पहुंचती है वो इसमें नुमाया है। और बाज़ दफ़ा हॉर्नी भी होते हैं जिनके ऊपर सख्त सी एक जिल्द पाई जाती है। और आमतौर पर पेट के ऊपर जो उसके मोखे निकलते हैं वो होते हैं हॉर्नी भी, और एक और चीज़ है मैं बताता हूँ, हाँ, रंग उनका ब्राउनिश होगा। यानी हल्का नस्वारी सा रंग। हर्पीस से इसका बहुत ताल्लुक़ है, इसीलिए हर्पीस का एक हर्पीस है ही इस खास इन अमराज के साथ ताल्लुक़ रखने वाली। जहाँ जहाँ भी इस तारीख़ है कि कसरत से बाज़ कौमों में सुजाकी अमराज फैली और ठीक हो गई, उसके बाद उनको हर्पीस ने तंग किया है। फिर बस वो ठीक नहीं होती, वो दब जाती हैं और दब कर फिर हर्पीस बन के निकलती हैं। थूजा का भी हर्पीस से और हर्पेटिक टाइप की बीमारियों से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। कि शिंगल्स हर जगह जिस्म में जगह जगह शिंगल्स तंग करेंगे। फूड वॉश को सप्रेस नहीं करना चाहिए, बाद दफ़ा जलाकर कॉस्टिक से उनको बंद कर देते हैं, बाद दफ़ा और दवाओं से। तो इसलिए वो कहते हैं उसके नतीजे में अगर बीमारियां दब जाएं तो उनको फिर उभार कर निकालना होगा, वरना वो जाएंगी नहीं। ये बाकी कल है ना अभी हमारी इंशाल्लाह। ये भी रहेगी कल से। फिर आपने मुझसे 4-5 और दवाएं लेनी है कल तक, है ना?